कई बार हिस्ट्री लिखी जाती है, लेकिन कभी कभी लिखी जाती है प्रिसिशन के रंग में। ऑपरेशन सिंदूर एक शॉर्ट, इंटेंस और सर्जिकल मिशन, जहां हिंदुस्तान ने यह दिखाया कि स्ट्रेंथ डज नॉट ऑलवेज रोर, समटाइम्स इट स्ट्राइक्स साइलेंटली। यह था वॉरफेयर का एक नया चैप्टर, ड्रोन्स, डीप स्ट्राइक्स और टेक्नोलॉजी के फ्यूजन से लिखी गई एक नई कहानी। और आज हमारे साथ वो सोल्जर हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पे देखा और लीडरशिप को मिशन के थ्रू जिया। ब्रिगेडियर मनोज मोहन, वेलकम टू टिप्सी टॉक्स प्रेजेंट्स द वॉर रूम, जहां हम डिकोड कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, द वॉर ऑफ प्रिसिशन एंड पर्पस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्सी टॉक्स प्रेजेंट्स द वॉर रूम। और आज हम एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी लेकर आए हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर का ब्लूप्रिंट बन गया। ऑपरेशन सिंदूर एक शॉर्ट, इंटेंस लेकिन हाईली कैलकुलेटेड स्ट्राइक जिसने यह मैसेज दिया कि टेरर के खिलाफ रिस्पॉन्स बिना वॉर छेड़े भी दिया जा सकता है। मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि यह हमारी 3 एपिसोड्स की श्रृंखला का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने यह समझा कि लड़ाई का स्वरूप 1947 से लेकर अब तक कैसे बदला, और आज हम समझेंगे ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों को। और हमें यह समझाने के लिए हमारे बीच फिर से मौजूद हैं हमारे गेस्ट, सोल्जर, स्ट्रैटेजिस्ट, थिंकर, ब्रिगेडियर मनोज मोहन। सर, टिप्सी टॉक्स के वॉर रूम में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलके और समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा करने में। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर गेटिंग मी बैक ऑन दिस। Sir, let's start from the beginning. India witnessed a brutal, cold-blooded terror attack, the kind designed to shock and terrify civilians. इस बर्बरतापूर्ण हमले के बाद देश की सिर्फ एक आवाज थी, हमें बदला चाहिए। सर, आपके नजरिए से ये टेरर स्ट्राइक किस लेवल की ब्रुटैलिटी थी और इसने देश को किस तरह से साइकोलॉजिकली एकदम झटक दिया? देखिए, भारत आतंकवाद से पिछले तकरीबन 3 से 4 दशक से जूझ रहा है और इसका जो एपिसेंटर है वो एस्टैब्लिश्ड है, एक्सेप्टेड है कि ये पाकिस्तान से इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। सो पहलगाम में जो 22 अप्रैल का जो हादसा हुआ, आपने जितने भी एडजेक्टिव इसके लिए दिए हैं वो शायद कम पड़ जाते हैं। अमानवीय, क्रूर, दर्दनाक, सारे इसमें लागू होते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगा पहले कि जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये केवल एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये बहुत सोची समझी और स्ट्रेटेजिक लेवल की साजिश थी। और इसको समझने के लिए अगर आप केवल 7 से 10 दिन पीछे चले जाएं इस इंसिडेंट के, तो आपने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान सुना जो पब्लिक डोमेन में है, और जो बयान दिया गया जब उनके प्रधानमंत्री भी वहां हाजिर थे, जब उन्होंने 2 नेशन थियरी की बात की, जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात की, और जब उसने कश्मीर को एक जगलर वेन होने की बात की। तो ये प्रोवोकेशन था और एक इंडिकेशन कि हम इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। अब अगर आप इस केवल हमले को देखें जो 22 तारीख को हुआ, तो टारगेट बड़े केयरफुली सिलेक्ट किए गए थे, लो कॉस्ट टारगेट थे विथ हाई विजिबिलिटी, सिविलियंस थे, अनआर्म्ड थे, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होना था, टूरिस्ट एरिया था। और थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड आप देखें, कश्मीर जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। टूरिज्म ऑलमोस्ट अपने पीक पे था और तकरीबन 2 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर में इस साल आ चुके थे। तो जो नॉर्मलसी के जितने भी आयाम, पैरामीटर होते हैं, वो सारे के सारे दिख रहे थे। और एक बहुत मेजर डेवलपमेंट 2-4 दिनों बाद होने वाला था, वो था कश्मीर का भारत के साथ रेल लिंक से जुड़ना, क्योंकि वो रेल लिंक जो था वो कश्मीर का पुल के तैयार होने के बाद वो फाइनल स्टेज उसका आ रहा था। सर, ऐसे समय में इस तरह के टारगेट का चुनना, ये बड़ा ही क्यों सुनियोजित मैंने इसको कहा, क्योंकि एक तो ये इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करेगा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे देश से आहत अपने आप को महसूस कर रहा था, इतना बड़ा हादसा निर्दोष लोगों के साथ हुआ। और चूंकि पूरा देश आहत महसूस करेगा, तो एक इमोशनल रिएक्शन होगा और साथ ही साथ उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट होगा और शायद एक ओवर रिएक्शन होगा जिसका फायदा वो उठा सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही सोचे समझे साजिश के तहत ये हमले को अंजाम दिया गया था। और ये उन्होंने उम्मीद की थी कि फिर से एक बार कश्मीर को
अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सेंटर पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा, जो धीरे धीरे रिसीड कर रहा था पीछे, क्योंकि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साख जो थी वो बढ़ रही थी, इकोनॉमी हमारा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की बात कर रहे थे, हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी होने की बात कर रहे थे। और यहाँ एक एक इंसिडेंट ने की वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा जो था वो फिर से एक बार लाइमलाइट में आ जाता। तो ये मेरे हिसाब से इसकी वजह थी क्यों ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। सर, फौज के दौरान आपने भी और मैंने भी ये सीखा कि हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हैं सर। पर क्या ये हमारे इतिहास में एक ऐसा मोमेंट था जब हमें सबको, मतलब आर्मी से लेकर हायरार्की तक, ये महसूस हुआ कि हमारे पास एक शॉर्ट ऑफ वॉर ऑप्शन भी होना चाहिए, जैसे कि ऑप सिंदूर? क्या ये वो मोमेंट था सर? ये काफी सही आपने ये सवाल उठाया है, क्योंकि देखिए तैयारी तो फौज के लेवल पे हमेशा होती रहती है, हर देश की फौज करती है, ट्रेनिंग पीस टाइम में ट्रेनिंग होती है और उसकी तैयारी होती है कि जब जो इवेंचुअलिटी आएगी। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर हमने धीरे धीरे अपना रिस्पॉन्स को कैलिब्रेट किया है। और खास तौर पे पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो उरी और पुलवामा वाले हादसे के बाद जब टेरर स्ट्राइक हुए थे तो हमने एक रिस्पॉन्स दिया जो अदर देन नॉर्मल था। व्हेन आई से नॉर्मल, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। सो एक नया नॉर्मल हम क्रिएट कर रहे थे और हमने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार में हमने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया। तो हमने ऑलरेडी ये जाहिर कर दिया था कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा अगर आगे ऐसा होता है। तो जाहिर है कि उसके लिए हमें तैयारी की भी जरूरत थी और हमने अपने लेवल पे, शायद आर्म फोर्सेस के लेवल पे वॉर गेमिंग जो एक होती है कि किस तरह के सिनेरियोज पैदा हो सकते हैं और किस तरह का हम उस पर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, वो तैयारी हमने कर रखी थी। जो आगे आपको जब भी ऑप सिंदूर की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि हमने थोड़ा समय लिया है। शुरू में लोगों को ये एहसास हो रहा था, बड़ी कमेंट्री इसके ऊपर आई कि हम इतना समय क्यों ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने बहुत समय लिया था। अगर आप देखें तो 22 अप्रैल के तुरंत बाद काफी कुछ एक्टिविटी हुई, डाउनग्रेडिंग ऑफ दी डिप्लोमेटिक टाइज हुए, मिलिट्री अटैचेस को हटा लिया गया, जो पाकिस्तान के मिलिट्री अटैचे थे उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया गया, उनको यहां से देश से हटा दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और सबसे बड़ा जो एक काम किया गया वो था इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हुआ था इस दौरान, लेकिन हाँ, अगर हम मिलिट्री लेवल के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो तैयारी हमारी जरूर थी। बट जब ये इंसिडेंट होते हैं तो आपको अपने रिस्पॉन्स को कैलिब्रेट करने की जरूरत होती है, टारगेट को सिलेक्ट करना होता है, कोलैटरल डैमेज की असेसमेंट करनी होती है, वेपन सिस्टम्स और क्या सिस्टम्स इसके अंदर जाएंगे उसका आपको आकलन करना होता है, दुनिया में इसका क्या रिएक्शन होगा उसका आकलन करना होता है, डिप्लोमेटिक फॉलोआउट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसका आकलन करना होता है, और सबसे जरूरी कि अगर ये चीज एस्केलेटरी लेडर के ऊपर थोड़ा ऊपर बढ़ जाती है तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इन सब चीजों की तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है और इसीलिए आपने देखा कि 22 अप्रैल के बाद 6 मई तक केवल डिप्लोमेटिक और बाकी लेवल पे एक्शन हुए, बट मिलिट्री एक्शन ज्यादा नहीं हुए। बिल्कुल सर। सर, अभी आपके कहने से हम क्या ये समझ लें कि ऑपरेशन सिंदूर एक पूरी तरह से पहले से प्लान्ड एक्शन था, या ये एक, अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूं तो अडैप्टिव कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स टू अ फास्ट चेंजिंग थ्रेट? क्या ये दुश्मन के रिएक्शन को देखकर हमने अपने आप को अडैप्ट करके ऑपरेशन सिंदूर को आगे प्रोग्रेस किया? क्या ये ऐसा ऑपरेशन चला था ये? देखिए, ब्रॉड प्लान्स हम बना के रखते हैं और हम अपने हिसाब से सिचुएशन की का आकलन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन प्रिसाइज एग्जैक्टली जब ये इंसिडेंट होता है तो आपको अपने रिस्पॉन्स को उसके हिसाब से ढालना पड़ता है। तो आपने जो बोला ये अडेप्टिव जरूर था, हमने सिचुएशन जैसे इवॉल्व होगी और जिस तरह से उसके इवॉल्व होने की संभावना है उसके हिसाब से हमने उस सिचुएशन को अपने आप को अडॉप्ट किया और एस्केलेटरी लेडर पे ऊपर कैसे जाएगा उसके हिसाब से हमने तैयारी की। तो अडॉप्टिव यस, रिएक्टिव आई विल नॉट से रिएक्टिव, क्योंकि तैयारी हम, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें इसके बारे में मोटे तौर पे हमें जानकारी थी कि हमने करना क्या है। सर, अगर आप बिल्कुल सरल शब्दों में ये दो चीजें, अडैप्टिव रिस्पांस और कैलिब्रेटेड रिस्पांस, हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो उसे जरा बयान कीजिए सर। देखिए, अडैप्टिव रिस्पांस का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन आपको मालूम है कि आतंकवादी हमला हुआ, तो मैं
जरूर इसका जवाब मिलिट्री के लेवल पे दूंगा। ये आपकी एक सोची समझी एट स्ट्रेटेजिक लेवल, नेशनल लेवल पे आपका एक रिस्पॉन्स आपने तय कर रखा है। लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा, किस तरह से दूंगा, कहां दूंगा, कितनी इंटेंसिटी के साथ दूंगा, ये एडाप्टिव होता है। सिचुएशन जिस तरह की डेवलप होती है, जो सिचुएशन अपने आप को प्रेजेंट करती है, हम उसके हिसाब से उसको अडॉप्ट करते हैं। कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है कि आप किस तरह का एंगेजमेंट चाहते हैं। क्या आप शुरू में ही एक ऑल आउट वॉर चाहते हैं? अगर आप याद करें तो ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था उसके पहले, तो हमने एक जनरल मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया था। तो आप उस वक्त सोच के चलते हैं कि ये पूरी लड़ाई होगी। लेकिन कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है कि हम पायदान दर पायदान ऊपर चढ़ते हैं उसके ऊपर, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। जो उनका दुश्मन का, हमारे एडवर्सरी का रिस्पॉन्स होगा, हम उसके हिसाब से अपनी रिस्पॉन्स को बनाते जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने दुनिया को यह भी बताना है कि हम एक जिम्मेवार नेशन है और हम केवल प्रोवोकेशन होने पे, इस तरह की घटना होने पे ही हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी सोच समझ के साथ और जिम्मेवारी के साथ हम एक्शन कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज एडाप्टिव एंड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। राइट सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये समझाया हमें कि ये ऑपरेशन की बैकग्राउंड क्या थी और ये किस तरह का ऑपरेशन था और कैसे ऑपरेशन हमने एग्जीक्यूट किया ग्राउंड पर। अब हम आते हैं खास ऑपरेशन के ऊपर सर। सो प्लीज टेक अस थ्रू द टाइमलाइन। ये ऑपरेशन कैसे अनफोल्ड हुआ, मिनट बाय मिनट एंड डे बाय डे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ये 4 दिन का 88 आवर्स का जो ये ऑपरेशन चला था, और इसके जो टाइमलाइंस हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि वो केवल टाइमलाइन नहीं है, उस टाइमलाइन में आपको कई लेसन्स बीच में निकलते आते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल के हमले के बाद 6 मई तक तकरीबन क्या क्या एक्शन लिए गए थे, शॉर्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन। 6 और 7 मई की रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास, कोई 1:03-4 का समय रहा होगा, जब भारत ने अपना पहला हमला किया। और ये 9 टारगेट्स के ऊपर हुआ था और तकरीबन 20 से 22 मिनट चला था। 1:24, 25, 26 के 1:30 बजे के पहले पहले ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। और इसमें जो हमने टारगेट्स चुने थे, ये केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट्स थे। आप अगर देखें तो ये टारगेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, दोमेल, भिंबर, इन एरियाज पे किए गए। और जो इस बार की सरप्राइजिंग चीज थी, जो सरप्राइज एलिमेंट हमने रखा था, वो था 2 डेप्थ के टारगेट चुनना। वो था बहावलपुर और मुरीद के, जहां पे हमने मरकज तैयबा, मुरीद के जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, और मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का है, वहां हमने हमला किया। नाउ ये 2 इलाके जो हैं, ये समझने की जरूरत है इनको। आमतौर पे हमारा जब पहले जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बालाकोट किया था, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक लिमिटेड होते थे। इस बार भी हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाकों पे किया, लेकिन इस बार हमने गहराई को बढ़ा दिया और 150 से 250 किलोमीटर अंदर पंजाब के इलाके में, जो उसका सबसे फ्लरिशिंग प्रोविंस है, उसके अंदर जाकर के इतने डेप्थ में जाके हमने हमला किया। टारगेट्स का सिलेक्शन भी बड़ा केयरफुल था। आप अगर पीओके के टारगेट देखेंगे तो ये सारे के सारे लॉन्च पैड हैं, जहां से टेररिस्ट को हिंदुस्तान के इलाके में, कश्मीर में भेजा जाता है। और जो पंजाब के दोनों टारगेट थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वेपन क्राफ्ट की सिखलाई दी जाती है, व्हील क्राफ्ट सिखाया जाता है, और वहां से इनको आगे भेजा जाता है। तो वो पीछे का जो है वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पंजाब के इलाके में था, जबकि ये सारे लॉन्च पैड से। तो बड़ा ही केयरफुली सिलेक्टेड ये टारगेट थे। और 20-22 मिनट के इस ऑपरेशन के बाद, जिसके अंदर बहुत ही प्रिसिशन स्ट्राइक किया गया था, इंश्योर किया गया कि हम कोलैटरल डैमेज ना हो इसके अंदर, उसके बाद तकरीबन उस रात को और बहुत ज्यादा हरकत नहीं हुई, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भारत की तरफ से बयान आ गया था तकरीबन 2 बज के कुछ मिनट के ऊपर, 30-40 मिनट के अंदर अंदर। वो आपको दर्शाता है कि हम शायद ये जो 15-16 दिन का जो समय बीता था, उसमें हमने कितनी तैयारी की। और इस बयान में बड़े क्लियरली ये बताया गया कि हम एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम केवल आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं
क्योंकि हमारे खिलाफ एक आतंकवादी हमला हुआ है। तो बड़ा ही कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था और हमने कोई मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया है। और तकरीबन 2:10-11 के आसपास पाकिस्तान के भी DGISPR का स्टेटमेंट आ गया था कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया है। इसके बाद 7 तारीख को दिन में थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक हरकत शुरू हो गई थी और 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से काफी रिस्पॉन्स आया। सबसे पहले उन्होंने ड्रोन से अटैक किया था। ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे, जो शुरू वाले अटैकिंग ड्रोन नहीं थे, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले थे। लेकिन उसके बाद 8 तारीख की रात को तकरीबन 300 से 400 ड्रोन भेजे गए और उसके पहले एक आर्टिलरी का अटैक और ड्रोन से जो हमला हुआ बॉर्डर के इलाके में, पहले दिन हमारे 12 सिविलियन शहीद हुए थे उनके इस हमले में, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है, तो हम गांव भी आसपास हैं, तो 12 सिविलियंस का उस दिन ये नुकसान हुआ हमारे। उसके बाद उन्होंने 300 से 400 ड्रोन भेजे, जिनको हमने सबको काउंटर कर दिया। कोई भी ड्रोन कहीं भी कोई भी कार्रवाई कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ हमारे एयर डिफेंस की वजह से। उसके बाद 8 और 9 की रात को उन्होंने 14 मिसाइल्स फायर किए थे भारत के मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। और ये जो टारगेट सेलेक्ट हुए थे, ये जम्मू से लेकर के नीचे वेस्टर्न इलाकों में, और अगर आप साउथ में जाएं तो गुजरात और राजस्थान के इलाके में, ये सारे जगह पे उन्होंने इसको डैमेज करने की कोशिश की थी। लेकिन कोई उसके ऊपर नुकसान नहीं हो पाया, वंस अगेन, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस बहुत मजबूत था। और इसी दौरान 8 मई को ही हमने लाहौर में उनका एक एडी का, एयर डिफेंस का एक रेडार था तकरीबन वॉल्टन एयरबेस के पास, जिसको हमने बर्बाद कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए, बिकॉज उसके बाद तकरीबन पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो था वो साइलेंट हो गया था और हमारे जो हवाई जहाज थे एयरफोर्स के, वो तकरीबन बिना किसी डिसरप्शन के उस इलाके में जो भी कार्रवाई करना चाह रहे थे, वो आजादी, पूरी उनको आजादी मिली थी, एक तरह से फ्री स्काई था उनके लिए। तो ये 8 और 9 तारीख की घटना थी। सबसे इंटरेस्टिंग 9 और 10 तारीख की, बिकॉज घटनाक्रम अब बहुत तेजी से बदल रहा था। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर मिसाइल से हमला किया, जिसको हमने, एक जो सबसे फेमस है सिरसा के पास, हमने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था जिसके डेब्रीज भी पाए गए। और ऐसे आकलन किया जा रहा है स्ट्रेटेजिस्ट और थिंकर्स के द्वारा कि शायद उसका जो टारगेट था, ये जो मिसाइल हमला हुआ था, वो दिल्ली या उसके आसपास के किसी इलाके के लिए था। लेकिन अगेन हमारे एयर डिफेंस की चुस्ती की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। उसके तुरंत बाद 9 और 10 तारीख की रात को तकरीबन 1-1:30-2 बजे के आसपास भारत ने जब, पाकिस्तान ने जब मिलिट्री टारगेट्स और सिविलियन डेप्थ में हमारे टारगेट्स को करने की कोशिश की, तो भारत ने पहली बार पाकिस्तान के एयर बेसेस के ऊपर, एयरफोर्स के जो एयर बेसेस थे उनके ऊपर हमला किया और नूर खान, रहीम यार खान, मुरीद, रफीकी, सरगोदा एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क किराना हिल्स पे हमने हमला किया। अब ये जो हमला था उसका हमने प्रॉपर टाइप, हमारे पास ये जो आपने पहला सवाल पूछा था कि हमारी तैयारी कितनी थी, ये आपको उसका एक अंदाजा देता है जिस तरह का प्रिसिशन स्ट्राइक हमने किया था। और इसके ऊपर जो डैमेज किया हमने, वो डैमेज का, सारा के सारे डैमेज का रियल टाइम प्रूफ हमारे पास था। और ये प्रूफ केवल भारत ने अपने हिसाब से केवल इकट्ठा नहीं किए थे, ये एक अलग सेगमेंट है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। लेकिन जो वहां के लोकल्स का रिएक्शन था, जो लोग वहां के लोकल थे जो व्हाट्सएप पे वीडियो बना रहे थे, उनका भी वीडियो यूट्यूब पे और बाकी जगह पे वायरल हो रहा था। इसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी कि उनके ऊपर किस तरह का नुकसान पाकिस्तान ने झेला है। और हम डिप्लोमेटिक की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। तो ये जो टाइमलाइन था 7 से लेकर के और 10 तारीख तक, 9 से 10 तारीख का जो घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ चला, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी तैयारी हमने कर रखी थी, किस तरह का इंटेलिजेंस हमारे पास था, कैसे वेपन सिस्टम्स हमने तैयार कर रखे थे और किस तरह से केयरफुली हमने टारगेट्स को सिलेक्ट किया था। राइट सर, क्या ये सारे के सारे टारगेट्स, ये जो 4 दिनों में 88 घंटे की लड़ाई थी, ये सारे के सारे टारगेट स्ट्रैटेजिक थे? और बहावलपुर जैसे टारगेट पे स्ट्राइक करना, उसका क्या सिग्निफिकेंस था पूरी लड़ाई के लिए?
देखिए, हमारे लिए सबसे पहला जो सिलेक्शन था 7 तारीख की टारगेट्स जो हमने 6 और 7 की रात के लिए जो चुने थे, उनका मकसद दो था। एक, कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेप्थ में काम कर रहा है, उसको हम इतनी बर्बादी पहुंचाएं कि वो काफी दिन के लिए नाकाम हो जाए। दूसरी चीज, कि एक शॉक एंड ऑ का इफेक्ट देना था कि हम यहां भी हमला कर सकते हैं। तीसरी जो चीज थी वो था इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, हमने बताना था कि हम एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल का एक्शन भी था और स्ट्रेटेजिक लेवल का मैसेजिंग भी था, और साथ ही साथ हम पाकिस्तान को भी ये मैसेज दे रहे थे कि आप अगर इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम धीरे धीरे अपने रिस्पॉन्स का जो दायरा है वो बढ़ाते जाएंगे। इसलिए अभी हमने केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अटैक किया है, कल को आप अगर और कुछ करना चाहेंगे तो हम इस दायरे को और भी बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक लेवल का रिस्पॉन्स जरूर था ये, और टारगेट्स का सिलेक्शन स्ट्रेटेजिक टारगेट से, बिकॉज मैसेजिंग हमने करनी थी जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे। राइट सर, आपने जैसे बताया कि पहले स्ट्राइक के 18 मिनट बाद ही प्रेस रिलीज आया था कि वी आर नॉट टारगेटिंग सिविलियंस और द पाकिस्तानी आर्मी थ्रू दी स्ट्राइक्स। तो ये क्लैरिटी देना क्यों जरूरी था? आखिर क्यों ये क्लैरिटी दी गई हिंदुस्तान की तरफ से? ये इस बात को लेकर के भी काफी मीडिया के अंदर न्यूज आए और काफी बहस हुई इस बात को लेके। पहले कि हमने उनको जानकारी क्यों दी, एक फॉरेन सेक्रेटरी का बयान आया था कि हमने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी। ये जानकारी केवल एक, बिकॉज भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो एनिमोसिटी है, उसके बावजूद कई ट्रीटीज हैं जिससे हम गवर्न होते हैं। तो जब हमने हमला कर दिया था, उसके बाद हमने उसको 30 मिनट बाद उनको जानकारी दी कि ऐसा हुआ है। उसकी जानकारी वैसे उनके पास थी। ये जो प्रेस रिलीज हमने दिया था, ये मोटे तौर पे दो इसके आयाम थे। एक, हम अपने देशवासियों को बताना चाह रहे थे कि हमने क्या एक्शन लिया है, और आधिकारिक तौर पे, ताकि स्पेकुलेशन ना हो, वाइल्ड गेसिंग ना हो। और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था कि हमने ये हमला किया है एज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमने बहुत केयरफुली टारगेट सेलेक्ट किए हैं, और हम कोलैटरल डैमेज ना हमने किया है, ना हमारी करने की हमारा कोई ऐसा इरादा है। तो ये वजह था कि हमने इतनी जल्दी से ये प्रेस रिलीज को बाहर कर दिया था। और अगले दिन अगर आप देखेंगे, जब पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई थी 10:30 बजे 8 तारीख को, 7 की सुबह 10:30 बजे, उस प्रेस ब्रीफिंग में भी फॉरेन सेक्रेटरी ने इस बात पे काफी एम्फसाइज किया था कि ये नॉन एस्केलेटरी है, कोलैटरल डैमेज नहीं है, और ओनली एंड ओनली टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला किया गया, और हमने कहीं भी मिलिट्री टारगेट्स को अटैक नहीं किया है। नहीं सर, अब हम डिकोड करते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट हुआ। सर, ये युद्ध कौन कौन लड़ रहे थे? सर, कौन से सिस्टम्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स और कौन सी टीम्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बनाया? सर, इस लिहाज से भी ये जो ऑपरेशन था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट था, क्योंकि पहली बार हमने एयरफोर्स का काफी इस्तेमाल किया इसमें। और एयरफोर्स को आमतौर पे ये माना जाता है कि ये एक एस्केलेटरी टूल है जो आप यूज करते हैं, क्योंकि जब आप एयरफोर्स यूज करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अभी आपने अपना आखिरी हथियार फायर कर दिया और लेवल ऑफ एस्केलेशन बढ़ जाता है। बट वो आपको मैं बाद में उसके बारे में और बात करेंगे हम। सो इस बार जो ये शॉर्ट एंगेजमेंट था, इसमें हमने मोस्टली प्रिसिशन स्ट्राइक के ऊपर ध्यान दिया था। उसके पहले इंटेलिजेंस की जो बात हम करते हैं, जब गैदरिंग करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप अपनी टारगेट और स्ट्राइक की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं, C4I2SR, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड रिकॉनेसेंस। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको एक सिस्टम और बड़े ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में हमने ये इंफॉर्मेशन की गैदरिंग की। उसके बाद हमने टारगेट्स का सिलेक्शन किया कि हमने कहां कहां पे पहले दिन हमला करना है। फिर हमने अपने सिस्टम्स चुने कि हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, जो लंबी दूरी मार करने वाले जो हमारे पास हथियार होते हैं, एयरफोर्स के एसेट्स, मतलब जो हवाई जहाज है हमारे पास, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और ये सारा हमारे अपने बॉर्डर में रहते हुए हम कर रहे थे। उसके बाद लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी है जो 30-40 किलोमीटर तक अपनी फायरिंग कर सकती है। प्रिसिशन म्यूनिशंस का हमने इस्तेमाल किया, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। और उसका उदाहरण आपको मिला
जब रहमियार खान या बंकर्स हमने हिट किए वहां पे उनके एयरफील्ड के ऊपर, ऑलमोस्ट 4 फीट बाय 4 फीट के बंकर को हमने स्ट्राइक किया था विद ब्रह्मोस मिसाइल। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रिसिशन, उस तरह के एक्यूरेसी हम देख रहे थे। दुश्मन का जो एयर डिफेंस होता है और हमारा जो एयर डिफेंस होता है, दोनों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है इस तरह के माहौल में। तो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस होता है, जो एक अपने आप में एक ऑपरेशन है, वो बेहद अहम रोल प्ले करता है, जो हमने इसमें किया, जिसका थोड़ा जिक्र मैंने आपको पहले किया था जब हमने लाहौर में उस रेडार को डिस्ट्रॉय किया था, ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस थोड़ा लो लेवल पे काम करे और हमारे हवाई जहाजों को आजादी मिले। इसके अलावा ये तो वेपन सिस्टम्स थे। S-400 जिसकी मीडिया में बहुत बात हुई, ये हमारा एक नया एक्विजिशन था जो एयर डिफेंस का एक हथियार है। उसका काफी इस्तेमाल इसमें किया गया और बड़े इफेक्टिवली किया गया। पहली बार लड़ाई में उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि क्या काबिलियत है इस वेपन सिस्टम की जो हमने अक्वायर किया है। सो ये जहां तक सामने जो दिख रहा था, जो स्ट्राइक हो रहे थे, ये उनकी बात है। इसके पीछे कई और चीजें काम कर रही। DRDO था जिसने D4 जो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने जब ड्रोन्स हमारे एक इलाके में भेजने शुरू किए थे। उसके अलावा इसरो के सैटेलाइट्स थे जो ऑलमोस्ट नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे और उस इंफॉर्मेशन का कोलेशन बड़े इफेक्टिवली किया जा रहा था। इसके अलावा बाकी सारी कई इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी जो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उसका एनालिसिस करके, उसका निचोड़ निकाल करके, और एक्टिव जो स्टेशंस थे जिनको पास करना था, जिन्होंने स्ट्राइक करना था, उनके पास इंफॉर्मेशन दी जा रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया इसलिए क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। उसको रियल टाइम में शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोसेसिंग करना और एक फिल्टर्ड पिक्चर को निकाल के लाना, जो आपके डिटैचमेंट्स हैं जिन्होंने हमला करना है, जो मिसाइल हैंडलर्स हैं, जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये प्रोसेसिंग की रफ्तार को तेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया जब हमने सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इनको आगे दिया। तो ये वेपन सिस्टम थे जो हमने इस्तेमाल किए थे। रेडार्स हमारे काफी इफेक्टिवली उन्होंने काम किया। एक आकाश तीर सिस्टम का नाम काफी आया मीडिया के अंदर। ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है जो इंटीग्रेट करता है टारगेट एक्विजिशन और टारगेट स्ट्राइकिंग, ये 3-4 फंक्शंस को एक साथ इंटीग्रेट करके और अपना काम करता है। और इसको लिंक किया गया एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक कमांड एंड इंफो एक्विजिशन सिस्टम के साथ। ऑलमोस्ट प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह से इसका इस्तेमाल किया गया, जिसने बहुत जबरदस्त डिविडेंड पे किया हमें, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट कर पा रहे थे। हमने जो मिसाइल्स में इतनी तरक्की की है पिछले कुछ सालों में, उसका हमने इस्तेमाल देखा जब हमने आकाश जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं उनका बखूबी इस्तेमाल किया, बहुत ही बेहतर इस्तेमाल किया। और ब्रह्मोस का अभी सबको मालूम है कि ब्रह्मोस किस तरह से इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। और थोड़े दिन पहले आपकी जानकारी के लिए ब्रह्मोस को सुखोई 30 के साथ, एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेट करके उसका एयर लॉन्च मिसाइल के तौर पे उसकी टेस्टिंग की गई थी। और अभी थोड़े दिन बाद ही 1 से 2 साल के अंदर हमें ये मौका मिला कि हम लड़ाई के अंदर उसका एक्चुअल में परीक्षण कर पाए, और इतना बेहतरीन रिजल्ट उसने दिया। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम था वेपन सिस्टम्स का जिसका इस्तेमाल किया गया। एम वही था जो हमने पहले जिसकी बात। राइट सर, जिस तरह से आपने एक जटिल ऑपरेशन को बड़ी सरलता से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह है, तो सुनने में दर्शकों को ये लगेगा कि ये एयरफोर्स डोमिनेटेड ऑपरेशन था, जहाँ की सारी ज्यादातर लड़ाई जो कि हवा में ही हुई है। सर, क्या ये सच है सर कि ये ऑपरेशन टोटली एयरफोर्स डोमिनेटेड था, या इसमें और भी ट्राई सर्विसेज के एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे और एक जॉइंट ऑपरेशन की एक जिंदा मिसाल थी? हम आजकल एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में रहते हैं, और जिस तरह से हमारा जो मीडिया है प्रोजेक्शन करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो ग्लैमरस एस्पेक्ट होते हैं उनको थोड़ी तवज्जो ज्यादा मिल जाती है। जो आपने कहा, एयरफोर्स ने बहुत ही शानदार रोल प्ले किया है, देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट। बहुत ही शानदार रोल प्ले किया, और ज्यादातर लड़ाई जो हुई वो भी हवा के जरिए ही हुई, ये भी बात सही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो 7 तारीख की रात को ही
और 8 तारीख की सुबह मैंने बताया आपको कि 12 सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई थी हमारी तरफ। ये पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी के फायरिंग से थी। तो उसका मकसद ये था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो नियंत्रण रेखा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, वो भी एक्टिवेट कर दी गई थी। और ये एक्टिवेशन केवल उनकी तरफ से नहीं हुआ था, हमारी तरफ से भी। हमारे तमाम वेपन सिस्टम जो वहां पे लगे हुए हैं पहले से, क्योंकि वहां पे हमें टारगेट की जानकारी बहुत ज्यादा है, हमारे को विजिबल टारगेट्स हैं, दिखते हैं सामने, बंकर्स तक नजर आते हैं। तो ये आर्मी का जमीन के ऊपर, नियंत्रण रेखा के ऊपर काफी तगड़ा अच्छा एंगेजमेंट हुआ था, मोस्टली आर्टिलरी डुएल्स और स्मॉल आर्म्स फायर के द्वारा। इसके अलावा नेवी का, जिसके रोल के बारे में बहुत कम बात हुई और शायद इस बार उनका ऐसा मेजर रोल था नहीं, लेकिन पॉस्चरिंग, केवल एक हरकत करना जिससे आप एक मैसेज दे पाए, वो पॉस्चरिंग की गई थी, जिसके द्वारा कुछ नेवल एसेट्स को इस तरह से प्लेस किया गया कि दुश्मन को हमेशा ये अंदेशा रहे कि शायद हम उधर भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, और इन दी बार्गेन उनके नेवल एसेट्स को टाई डाउन करके रखें। तीसरी चीज, जो नेवी के एसेट्स हैं हमारे, वो केवल जहाज अपना काम करने के लिए ही नहीं है, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म का भी काम करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर लॉन्चिंग ऑफ अवर वेपन सिस्टम्स लाइक मिसाइल लॉन्चिंग। ब्रह्मोस इधर तीनों तरह से लॉन्च हो सकता है, जमीन पे भी, शिप से भी और हवाई जहाज से भी। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उसमें भी नेवी का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चल रहा है, उसको आप दुश्मन के नजदीक ले जा सकते हैं, रेंजेस को आप तब्दील कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर ही सही पॉस्चरिंग जरूर हुई, हाँ, कोई मेजर एंगेजमेंट नहीं था उनका। तो ये कहना सही है कि ये डोमिनेटेड बाय एयर वॉर था सर्टनली, लेकिन पर्दे के पीछे और कुछ हद तक पर्दे के बाहर भी बाकी के तमाम जो आर्म फोर्सेस के हिस्से हैं, सब ने अपना अपना काम किया था। और साथ ही मैं आप ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि पहली बार हमें एक फायदा दिखा एक पोस्ट क्रिएट करने का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा बेहतर हो गई थी, क्योंकि एक एपेक्स के ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था जो तीनों सर्विसेज के कोऑर्डिनेशन में बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। और जो पिछले कुछ सालों से भारत में थिएटराइजेशन और जॉइंटनेस की बात चल रही थी, उसमें भी कुछ काम ऑलरेडी हो चुका था और उसका भी फायदा हमें देखने को मिला। इसलिए तीनों सर्विसेज ने अपना रोल इसमें निभाया था। हाँ, एयरफोर्स ने डोमिनेंट रोल निभाया। राइट सर, हर लड़ाई, जैसा हमने इतिहास में देखा है, हर लड़ाई इट थ्रोज अप सम गैलेंट वैलिएंट हीरोज, बट इस बार की लड़ाई थोड़ी सी दूसरी लड़ाइयों से मुख्तलिफ थी। इस बार के हीरो थे S-400, आकाश, ब्राह्मोस और ड्रोन, शायद कुछ और भी हो, बट ये चारों बहुत प्रमुखता से सामने आए सर। और ये ऐसी चीजें थी जिन्होंने कि बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया हिंदुस्तानियों को कि हमारे पास भी ऐसे सिस्टम है, क्योंकि हमने दुनिया के बारे में देखा, अमेरिका जो लड़ाई कर रहा है, जो रशिया लड़ाई कर रहा है, उसमें ये सिस्टम इस्तेमाल होते हुए हमने देखे, टीवी पर उनकी कवरेज आती है, क्लिपिंग्स आती हैं। लेकिन हमें ये बहुत एक तो हैरत हुई सर, और दूसरा एक खुशी हुई कि ये सिस्टम्स जो कि बहुत दूर मारक क्षमता रखते हैं, ये सिस्टम हमारे पास है। इन्होंने हमें इन्होंने बहुत इफेक्टिवली हमें यूज करके और लड़ाई को बिल्कुल ही 88 घंटों में खत्म कर दिया। इन चारों के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे सर? S-400, आकाश, ब्राह्मोस और ड्रोन्स के बाद में मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूंगा कि ड्रोन वॉरफेयर आखिर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसे आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं सर। आपने बिल्कुल सही कहा। आप अगर अपना दर्शकों का ध्यान भी मैं अपने इससे पहले वाले पॉडकास्ट पे ले जाऊं, जहां हमने लड़ाई के बदलते हुए स्वरूप की बात की थी, ये उसका एक जीता जागता नमूना था। क्योंकि धीरे धीरे बूट्स ऑन ग्राउंड और कैप्चर ऑफ टेरिटरी जो है वो अगर इंपॉर्टेंस में थोड़ा पीछे आ रहा है, तो आपको इस तरह की लड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो सिस्टम्स हमने यूज किए थे, आपने S-400 की बात की है। S-400 एक ऐसा सिस्टम है, ये जैसा मैंने बताया कि एयर डिफेंस का हथियार है ये। और एयर डिफेंस जो होता है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, दोनों हमला करने के लिए और बचाव करने के लिए। तो 3 तरह के उसमें चीजें होती है। जो S-400 सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जिसके पास वैरायटी ऑफ मिसाइल्स हैं, और ये मिसाइल्स जो हैं ये ऑल्टीट्यूड और अलग अलग रेंज भी अलग अलग हैं, और ये अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सकते हैं।
इनके पास फेज एरे रेडार होता है, ये बड़ा ही एडवांस्ड रेडार सिस्टम है जो फेज एरे रेडार होता है इसके अंदर। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहद कम है, 9 से 10 सेकंड के अंदर ये रिस्पॉन्स के लिए तैयार होता है। और साइमल्टेनियसली ये तकरीबन 35 से 36 टारगेट को एक साथ उनको अटैक कर सकता है। और ये एक मोबाइल लॉन्चर पे होता है, ताकि ये शूट एंड स्कूट की पॉलिसी पे काम करता है। हमला किया और उस जगह से हट गया, ताकि उसका जो, क्योंकि ये पक्की बात है कि आप करेंगे हमला तो दुश्मन का भी काउंटर आएगा उसके ऊपर, तो ये वहां से हट जाता है। बट इफेक्टिवनेस आप समझने की कोशिश करें कि जो सारे एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग सिस्टम होते हैं, एक टारगेट को अक्वायर करता है, दूसरा टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, एक टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है S-400। और उसके पास वेपन्स भी मैंने आपको बताया, वैरायटी ऑफ मिसाइल्स हैं जो अलग अलग रेंजेस पे फायर कर सकते हैं। इसके अलावा आकाश सिस्टम है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ। तो आकाश हमारा खुद का इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है ये, और शायद पहली बार हमने उसको इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। इसका रेंज तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के करीब होता है, और ये शॉर्ट रेंज में इस्तेमाल करते हैं। जो जैसे मैंने बताया था कि लेयर डिफेंस होते हैं, तकरीबन सेकंड लेयर में हम इसको यूज करते हैं, और काफी इफेक्टिवली हमने ये यूज किया। ड्रोन्स की बात हम करेंगे थोड़ी देर में, ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे हुआ। तो इसके अलावा एयरफोर्स के जो विमान यूज हुए थे, राफेल यूज हुआ था। राफेल के अंदर प्रिसीजन म्यूनिशन है, हैमर बॉम्ब्स हैं और स्कैल्प के मिसाइल्स हैं। ये वेरी इफेक्टिव मिसाइल, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंजेस, मतलब आपके अपने इलाके में रहते हुए ये दुश्मन के इलाके में मार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी काबिलियत है जो हमारे पास है, और उसका इस्तेमाल हमने इसमें होते हुए देखा। तो ये जो नए किस्म के सिस्टम्स हम देख रहे थे, ये जरूर इस ऑपरेशन में हीरो के तौर पे उभर के आए, क्योंकि जमीन पे ट्रुप्स की मूवमेंट हुई नहीं, कोई फेस टू फेस एंगेजमेंट नहीं हुआ, कोई बेनेट फाइटिंग नहीं हुई, कोई स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो इस लड़ाई के जो हीरोज हैं वो एक्चुअली में ये सिस्टम्स थे। आकाश तीर सिस्टम जो पीछे एयर डिफेंस को इंटीग्रेट कर रहा था, तो ये जो सिस्टम D4 जो एंटी ड्रोन सिस्टम था हमारा, ड्रोन डिटेक्ट डेटर डिस्ट्रॉय, ये जो सिस्टम हमारा अपना इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ था, काफी एंटी ड्रोन वॉरफेयर में काम आया ये। तो ये उभर के आए, और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हमें बहुत अच्छा एक बेस बन गया है कि हम यहाँ से कहाँ डेवलप करके जा सकते हैं। हमें अपनी काबिलियत का अंदाजा हुआ। तो जरूर आपने जो कहा वो सही बात है कि ये हीरो के तौर पे ये सिस्टम्स उभर के आए, ना कि इंडिविजुअल्स। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये पायलट्स और उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। बिल्कुल सर। आपने भी अपने सर्विस टाइम में यूएवीज को इंडक्ट होते हुए देखा होगा सर, और यूएवी के रोल को बदलते देखा होगा, फ्रॉम अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू अनमैन्ड कॉम्बैट यूकैव, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। और हिंदुस्तानियों ने, सिविलियंस ने इसका यूज सिर्फ फेस्टिवल्स में देखा है, जहां बड़े बड़े ड्रोन कॉन्सर्ट में, स्वॉर्म ड्रोन में वो इंडिया का फ्लैग बनता है और अलग अलग चीजें आसमान में बनाई जाती हैं। इसका पहला वॉर का यूज हमने देखा जब रशियन यूएवीज ने अटैक करना शुरू करा यूक्रेनी आर्मर के ऊपर, और उसका काउंटर अटैक भी आया सर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एक बहुत ही उत्साह का एक विषय था सर, और एक हर्ष का भी विषय था कि हिंदुस्तान ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करा एक एक्चुअल लड़ाई में। दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, आज तक किसी पहले हिंदुस्तान की लड़ाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये भी हमें पता चला कि ड्रोन का इस्तेमाल कितना क्रिटिकल हो चुका है आजकल। तो क्या इसके बारे में हमें आप थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि ये ड्रोन आखिर क्या चीज है, और ये कॉम्बैट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ उसके यूजेज के बारे में भी थोड़ा दर्शकों को समझाइए सर। ड्रोन्स, आपने जैसा कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है। सिविल में भी आमतौर पे हमने इसका इस्तेमाल देखा है, चाहे वो फोटोग्राफी के लिए हो, क्राउड कंट्रोल के लिए हो, बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। सो आम जनता भी वाकफियत रखती है कि ड्रोन चीज क्या है। लड़ाई के अंदर इसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन से भी थोड़ा पहले आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में हुआ था, और वहां पे कई सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस आ रहे थे, जब जो ड्रोन्स थे उसकी वजह से इवन आर्मर्ड कॉलम्स, जो टैंक्स थे जमीन पे, वो भी कवर के लिए भाग रहे थे, क्योंकि ऊपर से हमला उनके ऊपर हो रहा था।
अभी ड्रोन्स की खासियत ये है, ये पहली बात, ये लो कॉस्ट ऑप्शन कंपेयर टू अ फाइटर एयरक्राफ्ट जो मिलियंस और बिलियंस में जिनकी कीमत होती है, यहाँ ड्रोन्स कुछ लैक्स में होते हैं और जो एडवांस ड्रोन है वो भी शायद फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। दूसरी इनकी काबिलियत है, ड्रोन्स आप एक अलग अलग ऑल्टीट्यूड के ऊपर उड़ा सकते हैं। ड्रोन्स को आप डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रोलिंग सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो काबिलियत है उसके हिसाब से आप उनकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो 50, 100, 150, 200 किलोमीटर आप इनको उड़ा सकते हैं। तीसरी चीज एंड्योरेंस, ये हवा में अनलाइक अ फाइटर एयरक्राफ्ट ये स्टैटिक हो सकते हैं, ये उड़ते उड़ते रुक सकते हैं और वो आपको एक एरियल प्लेटफॉर्म दे देते हैं। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप वैरायटी ऑफ तरीके से, कई तरीकों से कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि एक हवा के अंदर उड़ता हुआ एक उड़न तस्तरी है जो रुक जाता है कहीं जाके और अपने हिसाब से आपने उसके ऊपर गोले बारूद भर रखे हैं, मिसाइलें डाल रखी हैं, वो वहां से जब जहां मर्जी उसको फायर कर सकता है। तो आप ये समझिए कि ये एक माइथोलॉजिकल, जो हम पहले अपनी कहानियां सुनते थे कि हवा में उड़ के, और महाभारत और रामायण के टेलीविजन सीरियल्स में हमने देखा था, तो वो चीजें अब रियलिटी हो रही है। ड्रोन उसको रियलिटी बना रहा है। तो इट्स अ इमेंस कैपेबिलिटी। और जैसे जैसे हमारी काबिलियत एआई के आने के बाद ड्रोन की काबिलियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ड्रोन स्वॉर्म से एक टर्म यूज किया अभी थोड़ी देर पहले। आप एक ड्रोन नॉर्मली एक ऑपरेटर चाहिए होता है उसको कंट्रोल करने, लेकिन अब एआई के आने के बाद एक ड्रोन स्वॉर्म जिसके अंदर 200, 300, 400, 500 और ये नंबर बढ़ता जाएगा, वो एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज वो आदमी नहीं, एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ड्रोन्स आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, जैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, उसी तरीके से ये ड्रोन्स आपस में बात कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब किस टारगेट के ऊपर हमला करना है। तो इसने पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल के रख दिया है लड़ाई का, जो बैटलफील्ड दिखना कैसा चाहिए। एक शेपिंग ऑफ बैटलफील्ड नाम का एक टर्म होता है, जब हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपने तरतीब से लड़ाई का जो मैदान है उसको एक आकार देने की कोशिश करते हैं। ड्रोन ने वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। अब आप एक नए तरीके से उस बैटलफील्ड को आकार दे सकते हैं, अपने हिसाब से उसको आप एक शेप दे सकते हैं, और उसका किस तरह का डैमेज ये कर सकता है उसका एक एग्जांपल आपने देखा था जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन ने असेंबल किए ये ड्रोन्स रशियन टेरिटरी के अंदर जाकर के ट्रक्स में डाल के ले गए थे इनको, एक स्वॉर्म को भेजा एयरफील्ड के ऊपर और 40 या 42 एयरक्राफ्ट को डैमेज एक साथ कर दिया था। तो ये काबिलियत है ड्रोन की। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, रेंज, ऑल्टीट्यूड, पेलोड, ये जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा और स्वॉर्म के अंदर उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो मारक क्षमता है, लेथैलिटी है ड्रोन्स की, ये बढ़ती जाएगी। और अब सारी की सारी आगे जो फ्यूचर की लड़ाई होगी उसका एक ये अभिन्न अंग बनता जा रहा है। शायद हमारी जो प्लानिंग होगी उसका एक सेंटर पीस हुआ करेगा ये ड्रोन, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में, मिडिल स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज में और फाइनल स्टेज में, तीनों में अपना रोल अदा कर सकता है। राइट सर, जिस तरह से टेक्निकल डिटेल्स आपने इस पूरी लड़ाई के बारे में हमें बताए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं इसको अंत में कि ऑपरेशन सिंदूर एक मल्टी डोमेन हाईटेक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स ऑपरेशन था? वुड यू लाइक टू से टर्म इट लाइक दैट सर? Absolutely, I will take that risk and go ahead and say that, because मल्टी डोमेन अगर आप देखें तो ये केवल एक मिलिट्री के एस्पेक्ट से अगर केवल देखें आप, तो हवा में, जमीन पे मैंने आपको बताया लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा पे क्या हो रहा था। मैरीटाइम डोमेन में हमने कुछ हरकत की, कुछ पोस्चरिंग की। उसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्पेस, हर चीज का इस्तेमाल हुआ इसमें। हमने जो सैटेलाइट हमारे हैं जो स्पेस में स्टेशन है या स्पेस में अर्थ का चक्कर लगाते हैं, उनके थ्रू हमने इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। हमने टेक्नोलॉजी को एक नए रूप में देखा, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको जमीन के ऊपर एंगेजमेंट को आप कम कर पाए और लड़ाई का स्वरूप को बदल पाए। डैमेज आपने फिर भी वो किया, जो आपका टर्मिनल ऑब्जेक्टिव था, जो हमने शुरू में तय किया अपने लिए, वो हम अचीव कर पाए बिना लाइन ऑफ कंट्रोल, बिना इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किए हुए। तो उसके अलावा डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सैंक्शंस, इंडस वाटर ट्रीटी का एब्रोगेशन, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मल्टी डोमेन एक्टिविटीज का, जो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने देखा, और शायद आगे वाले समय में भी ये टेम्पलेट बन के उभर के सामने आएगा।
सर, जैसे हम हर लड़ाई में देखते हैं कि इनिशियली फोकस और इम्पीटस होता है ऑपरेशंस के ऊपर, चाहे वो ग्राउंड में हो, पानी में हो या हवा में हो सर। बट धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जितनी सस्टेनेबिलिटी है नेशंस की, डिप्लोमेसी स्टार्ट्स टू प्ले अ मेजर मेजर रोल इन ब्रिंगिंग द वॉर टू अ डिसाइसिव एंड। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था सर कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने यूएसए, सऊदी, इस्लामिक स्टेट्स और काफी दूसरे चैनल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया था। तो ये पैरेलल डिप्लोमेसी कैसे चल रही थी सर, जब ये ऑपरेशन भारत के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा था? अगर आप एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें, वैश्विक परिवेश अगर इस समय देखें, जब ये 7 मई को ये शुरू हुआ था या 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था पहलगाम में, दुनिया का जो अटेंशन था इस वक्त 2 बड़े मुद्दों पे केंद्रित था। पहला रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी जो 3 साल के करीब चल चुकी थी, और दूसरा इजराइल हमास का, जहां लड़ाई अंत होने का नाम नहीं ले रही थी। राइट। तो दुनिया का अटेंशन इसके ऊपर फोकस था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मिलिट्री एंगेजमेंट होती है तो वो एक अलग रूप अख्तियार कर लेता है और उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, खासतौर पे वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। तो हर किसी को ये चिंता होती है कि ये बोगी बीच में निकल के ना आए, और पाकिस्तान को हमेशा से आदत रही है इस बोगी को हाईलाइट करने की, क्योंकि वो उनके लिए डेटरेंस का काम करता है। तो डिप्लोमेसी का बीच में आना लाजिमी था, और डिप्लोमेसी लड़ाई के साथ साथ हमेशा चलती रही। आप अगर देखें तो 7 तारीख को जब ये शुरू हुई थी लड़ाई, उसके बाद से ही डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू हुए थे। लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स था दुनिया का, वो था हैंड्स ऑफ, दैट ये 2 देशों के बीच की बात है, शायद बढ़ेगी नहीं और ये कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा कुछ अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इनके जो बयानात आए थे, वाइस प्रेसिडेंट के बयान आए थे, तो उससे ऐसा लगा कि ठीक है, उन्होंने सबको इन्हें शांति बहाल करने की बात की, बट उससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद 8 तारीख को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से बातचीत की। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की उनके साथ बातचीत हुई, क्योंकि इन देशों को, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और को पाकिस्तान ने अप्रोच किया था कि इसमें इंटरवीन करने की, और उसके बाद उन्होंने ये पहल की। राइट। 9 तारीख को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान आया अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का, जब उन्होंने कहा कि हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ये 2 देशों के बीच की बात है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन उनकी नजर जरूर थी इस पर। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का भी बयान आया था कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति बहाल हो जाए। 9 तारीख को टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने, उन्होंने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की और उनके साथ अपना सपोर्ट जताया कि को इसका सबूत देना चाहिए कि पहलगाम में क्या हुआ और पाकिस्तान का हाथ उसमें है कि नहीं, और पूरी तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना सपोर्ट किया। जो 10 तारीख की हरकत हुई, ये डिप्लोमेटिक फील्ड में अगर आप देखें बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये 9 तारीख को तकरीबन 2:17 पे 2:15-17 के ऊपर मार्को जेडी वांस का बयान आया था कि हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। और 10 तारीख को मार्को रूबियो जी ने, जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने 11:17 पे पाकिस्तान के सर्वा फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जी से बातचीत की, क्योंकि उसके पहले प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई थी, बट कुछ उनको लगा नहीं कि बात बन रही है, तो उन्होंने उनसे बात की। उसके बाद रूबियो ने 10:20 के आसपास पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर से बात की, और ये इंगेजमेंट जारी रही। उसके बाद तकरीबन 11-11:30 बजे के आसपास 15-20 मिनट उसके बाद ही उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की, और इशाक दर और ने सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे 12-12:30 बजे के करीब उनसे बात की। और इसी बीच में आपने जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसके अंदर बताया गया था कि 12:30 बजे के आसपास पहली बार पाकिस्तान के डीजीएमओ का रिक्वेस्ट आया था कि वो बातचीत करना चाहते हैं, बट हमने उनको बोला था कि हम देखते हैं क्या हमें करना है, भारत का रिस्पॉन्स हम देखें। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट लगातार जारी थी, और दुनिया के तमाम देश जिनका भारत, पाकिस्तान या वैश्विक मामलों पे जो लोग अपनी नजर रखते हैं, जिनको इससे अफेक्ट हो सकते थे, उन सब ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया था। मोटे तौर पे रिएक्शन जो था वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था कि दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जब ये 8 तारीख को जब मामला थोड़ा सा बढ़ने लगा और खास तौर पे 9-10 की रात को जब एयरफील्ड्स अटैक हुए और जो किराना हिल्स की बात की गई जिसके बारे में हमारे प्रेस ब्रीफिंग में कोई डेफिनेट आंसर नहीं था, उन्होंने पूछा था कि शायद प्रेस वालों को मालूम है, हमें तो पता नहीं इसके बारे में। तो ये जो हुआ था तब डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में अचानक से तेजी आ गई। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था, चाहे उनको लग रहा था कि ये लड़ाई शायद और लंबी खिंच जाएगी, दुनिया ऑलरेडी 2 लड़ाइयों से जूझ रही है। और इसके साथ ही एक बीच में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का की मीटिंग की कन्वीन करने की बात आई थी पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है ये वहां का जो परमाणु हथियार है उसको वो कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये बात इमीडिएटली फिर निगेट कर दी गई और उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो था ये काफी तेजी के साथ चल रहा था। भारत का स्टांस उसमें बड़ा क्लियर था कि हमारे ऊपर एक टेरर हमला हुआ और हमने केवल मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है। तो सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, अमेरिका, ये सब के सब इस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में शामिल थे जो इस 3-4 दिन में चली। राइट सर, एक जमाना था जबकि जंग के मैदान की खबर नॉर्मल सिविलियंस तक और दूसरे मुल्कों तक बहुत अरसे के बाद पहुंचा करती थी, और वो भी बड़ी धुंधली सी एक पिक्चर जाया करती थी। उन्हें कुछ पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। आजकल सर हम सब सिविलियंस भी लड़ाई से बिल्कुल रूबरू होते हैं एंड एब्सोल्युटली इंस्टेंटली वहां पे एक्शन होता है और हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। इसकी पहली मिसाल हमें मिली, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली सर, व्हेन यूएसए एविक्टेड इराक आउट ऑफ कुवैत इन 1994, और ये स्टार प्लस वगैरह तब नया नया आया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट सर, वी वर इन पूना और हमने इसकी लाइव लड़ाई देखी थी। इस ऑपरेशन के दौरान भी कुछ ऐसा ही सामने हमें देखने को मंजर मिला सर, जिसमें कि ऑफ कोर्स कारगिल की लड़ाई को छोड़कर कि सिविलियंस वर वेरी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड एंड दे वर एब्सोल्युटली अवेयर एज टू व्हाट इज हैपनिंग मिनट टू मिनट। यहां तक कि लोग मोबाइल से ड्रोन्स की फोटो खींचकर, और जहां पे स्ट्राइक हो रही है उसके बाद पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट भी, पीएसडीए भी कर रहे थे और फौज का काम आसान कर रहे थे। तो इस सब ने सर क्या रोल प्ले किया? मोबाइल वीडियोस ने, लोकल फुटेजेस ने, और दोनों तरफ से जो मीडिया के ऊपर इसका उन्होंने कवरेज दिया, उसका पूरी लड़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा सर? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहली गल्फ वॉर हुई थी उसको हम बोलते थे द वॉर वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट इनटू योर ड्राइंग रूम। यस, जब हमने टीवी के स्क्रीन के ऊपर वो देखा लाइव फायरिंग होते हुए और लाल गोले दिखते हुए स्क्रीन, बिल्कुल। कारगिल में उसका हमने नमूना हमारे अपने घर में देखा जब ऑलमोस्ट नियर लाइव कवरेज हो रहा था। अब ये एक न्यू नॉर्मल है, ये आगे होगा क्योंकि अब हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल कैमरा है, हर किसी के पास सोशल मीडिया और मीडिया का एक कोई ना कोई कनेक्ट है। और जब भी ये इंसिडेंट कहीं भी होते हैं, पहले दूर दराज के इलाके में होते थे, कभी राजस्थान के डेजर्ट में, कभी पहाड़ों में होते थे जहां आदमी होते नहीं थे कोई, इन चीजों को ना कोई साधन होता था इनको दर्ज करने का, बट अब होता है और इसका काफी असर पड़ता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नेशनल साइक को ये अफेक्ट करता है। और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिन लोगों ने फाइनली ये फैसला लेना है कि हम कितनी दूर जाएं और कितना और गहरा इस लड़ाई को ले जाएं, कितना लंबा ले जाएं या खत्म करें, वो डिसीजन मेकिंग में इसका एक अहम योगदान अब होने लगा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने आप में एक नई कला के तौर पे उभर के सामने आ रही है काफी दिनों से। जब रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर शुरू हुआ था तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना को हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें, ये हमेशा से होता रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल पिछली बार दिया था महाभारत का। तो आगे के समय के लिए सूचना को कंट्रोल करना, मैनेज करना और इंश्योर करना कि खबर सही जाए, चाहे पूरी ना जाए लेकिन खबर सही होनी चाहिए, गलत खबर का खंडन किया जाए, जो शायद कहीं इस बार हमारी थोड़ी सी वो कमजोरी रही थी। क्योंकि जब मीडिया में हमारे दिखाया गया कि लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, यहां ये नुकसान हो गया, तो उसका खंडन करने की जरूरत थी क्योंकि मामला क्रेडिबिलिटी का हो जाता है। तो जो आपने कहा है इंफॉर्मेशन के बारे में, लोगों को जानकारी के बारे में अवेयरनेस जरूर लोगों की बढ़ रही है। आज बच्चे को मालूम है कि S-400 नाम की कोई चीज होती है, चाहे उसको डिटेल ना मालूम हो उसका। ब्रह्मोस आज हर किसी के जुबान पे है। राफेल को ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा भारत जानता है।
कि ये क्या नया हथियार, नया हवाई जहाज हमने खरीदा है। तो ये जो जानकारी एक तरह से अच्छी चीज है। जब लोगों को इसकी जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन के जो लोग काम कर रहे हैं उनको मदद मिलती है, ताकि जैसे सिरसा के अंदर मिसाइल का इंटरसेप्शन हुआ तो जो डेब्रिज जहां गिरी है उसके उस एरिया को नुकसान ना पहुंचे, वो मिसाइल के डेब्रिज इंटैक्ट रखे जाए ताकि उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जा सके। ये जिम्मेवारी लोगों के ऊपर है, आम लोगों के ऊपर है, वो सबसे पहले वो पहुंचेंगे वहां। तो ये जानकारी उनके लिए होना, और ये एक तरह से जो आपने अभी सही कहा था कि ये आम जनता के लिए लड़ाई से जुड़ने का भी एक जरिया है, बिल्कुल। ताकि क्योंकि उनके पास खबर मिनट मिनट की आ रही है। आपने देखा जब जम्मू के ऊपर 9 तारीख की रात, और इनफैक्ट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी जब 10 को हो गया था, उसके बाद भी 10 तारीख की रात को जम्मू के इलाके में ड्रोन्स देखे गए थे जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। उन सब की लाइव फोटोज सिविलियंस ले रहे थे, अपने कैमरे पे लेकर के दे रहे थे, तो उसकी जानकारी तमाम अथॉरिटीज को मिल रही थी और हम उस हिसाब से रिएक्ट कर पा रहे थे। इवैक्यूएशन उस एरिया से करवाना है, लोगों को कहीं और ले जाना है, सेफ जगह ले जाना है, तो ये बड़ी मदद होती है उससे। तो ये जो आयाम है आजकल की लड़ाई का, इंफॉर्मेशनाइज्ड एनवायरनमेंट जिसमें हम ये आजकल की लड़ाई देख रहे हैं, ये एक नया नॉर्मल है और आगे काफी देखने को मिलता रहेगा। और जनता के लिए ये जरूरी है, आम लोगों के लिए, कि वो समझे इस सीरियसनेस को कि लड़ाई क्या चीज होती है और बियॉन्ड द टीवी स्क्रीन क्या होता है, डिसीजन मेकर्स के लिए कितना मुश्किल होता है कोई फैसला लेना, और फ्रंटलाइन वालों के लिए कितना मुश्किल होता है उसको एग्जीक्यूट करना, और क्या किस तरह के कंडीशंस में वो काम करते हैं, इस सब की जानकारी उनको मिल सकती है। बिल्कुल सर। सर अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर, जिसमें हम आपसे ये समझेंगे कि इस ऑपरेशन ने हमें आखिर क्या सिखाया, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन फ्रॉम द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या था सर। और हमें साथ ही में ये भी बताएं कि क्या यही फ्यूचर है, आगे वाली आने वाली लड़ाइयां क्या ऐसे ही शॉर्ट, इंटेंस और कंट्रोल्ड वॉर होने वाली हैं? देखिए, इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था जब वो आदमपुर एयरबेस पे विजिट करने गए थे, जब उन्होंने 4 बातें बताई थी कि टेरर अटैक्स शैल बी कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई भी आतंकवादी हमला अब लड़ाई के बराबर माना जाएगा। कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में। जो फ्रंटलाइन है और जो बैकर्स हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, सबको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम सकम नहीं करेंगे। और चौथी बात थी कि भारत और चाइनीज, ये बयान में नहीं था, बयान में ये 3 चीजें थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एसिमेट्री है उसको काफी हद तक एस्टैब्लिश कर दिया गया यहाँ पे, क्योंकि उनके पास चाइना और टर्की का काफी सपोर्ट था, जबकि भारत अपने दम पे ये लड़ाई लड़ रहा था। ये जो प्रधानमंत्री का जो 3 बातों का जो बयान था बेहद अहम था, क्योंकि एक ये पैराडाइम शिफ्ट लाता है इन दी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दैट वी हैव एंड हाउ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को किस तरह से इवॉल्व करना है। तो उसके अंदर जब हम एयरफोर्स का जो लेसन्स की आपने बात की है, तो ये सबसे पहला लेसन जो हमारे लिए कि एक सिनर्जाइज्ड यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं तो केवल मिलिट्री एक पावर का अंग नहीं, मिलिट्री एक हिस्सा है उसका। मिलिट्री स्ट्रेंथ के अलावा डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी है, आपके इंफॉर्मेशन का एफर्ट है। तो ये सारे जो आपके आयाम हैं नेशनल पावर के, इन सब का सिनर्जाइज्ड इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट आपके हिसाब से मिल सके और दुश्मन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप असर पहुंचा सके। दूसरी चीज थी कि जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आप लड़ाई के दौरान कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं कर सकते, ये तो पहले की कार्रवाई है। सो चाहे वो एयरफोर्स है, आर्म फोर्सेस हैं, या उसके अलावा आपके बैकग्राउंड में जो हमारे डिफेंस रिसर्च है, ये चीजें जो हैं ये साथ साथ चलती रहनी चाहिए। नए आयाम जो लड़ाई के आ रहे हैं, जो डोमेन नए नए आ रहे हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, बदलता हुआ स्वरूप है, उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या हमें अपने आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, हम किस रफ्तार में अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, क्या वो क्रिटिकल एरियाज हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। स्पेसिफिक टर्म्स में अगर हम आए तो जैसे एयरफोर्स है, एयरफोर्स में एक चीज है कि हमने नए हवाई जहाज ले लिए, लेकिन वो अंत नहीं है उसका। हम एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं हो सकते, उससे जरूरी है कि आप नेटवर्क सेंट्रिक हो, कि वो जब एक मैक 2 मैक 3 की रफ्तार से वो हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके पीछे जो कार्रवाई हो रही है, टारगेट एक्विजिशन, टारगेट की इंटेलिजेंस एक्विजिशन, सिंथेसाइजेशन, एयर डिफेंस, रेडार्स की इंटीग्रेशन,
इंट एक्विजिशन, ये सारी चीजें जो चल रही है, ये काबिलियत को हमें और बढ़ाने की जरूरत है। और यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक चीज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो आंख से आपको नहीं दिख रहा है, इस इलाके में बियॉन्ड विजुअल रेंज के जो रेडार और हथियार है, उसके ऊपर हमें और काम करने की जरूरत है। देन वी कम टू दी रियल टाइम इंटेलिजेंस। इसकी बेहद जरूरत है। आपके पास ये पहले से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को कोलेक्ट करके रखना पड़ेगा कुछ, जैसे आपने इस बार देखा, जब मैंने जिक्र किया था वो एक प्रिसाइज स्ट्राइक का, जब आप एक एयरबेस के ऊपर 4x4 के टारगेट पे आप एक मिसाइल को हिट कर सकते हैं, ये तब पॉसिबल हो पाया जब हमें उसके बारे में जानकारी थी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे। तो ये जानकारी अगेन एक परमानेंट कंटिन्यूअस चीज है, जिसके ऊपर रियल टाइम इंटेलिजेंस के तो C4-2 ISR की जो मैंने पहले बात की थी, उस पर काफी जोर देने की जरूरत है। मल्टी डोमेन कोलैबोरेशन, जितने भी डोमेन हैं, वॉरफेयर केवल एक सिंगल डोमेन में काम नहीं करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस, इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल, ये सारे डोमेन को के ऊपर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और अपग्रेडिंग की जरूरत है, ताकि इनको हम और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। जो हमारे C4I2SR के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सैटेलाइट्स हैं, उसकी इमेजरी है, आज हमारी इमेजरी काफी बेहतरीन हो चुकी है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी बेहतरीन हो चुकी है, उसको और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और एक चीज जिसका ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले समय में, खास तौर पे मैं अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, जो हमारे इमीडिएट एडवर्सरीज हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान का जो डिपेंडेंस है चाइना और बाकी टर्की और इस तरह के अलाइज के ऊपर, अगर कल को चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इलाके में पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट करने लगते हैं, जो उनके नए मिसाइल सिस्टम्स हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लाइक J-35 है, HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये अगर इनके इन्वेंट्री में शामिल होने लगते हैं, तो जो लड़ाई का एरिया है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इस लड़ाई के दौरान एक और भी चीज जो उभर के सामने आ रही है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो हम लेसन्स ले रहे हैं, कि चाइना और पाकिस्तान की कोल्यूशन की वजह से जो इनकी आपस में रिश्ता इन दोनों देशों का है आपस में, अगर कल को चाइना के स्टेल्थ हवाई जहाज जो वो डेवलप कर रहा है J-15 और नए मिसाइल सिस्टम्स हैं HQ-19, इस तरह के मिसाइल्स अगर पाकिस्तान की इन्वेंट्री में शामिल होते हैं, तो ये जो बैटलफील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको और भी बढ़ा देगा। उसके बाद एक और चीज जो उभर के सामने आई वो थी नैरेटिव डोमिनेशन, कि जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो फ्रंटलाइन पे जो हो रहा है और जो दिखाया जा रहा है वो एक चीज है, लेकिन उस पूरी कहानी को आप किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उसका जो ऑथेंटिसिटी है उसको आप कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो नॉन ऑथेंटिक न्यूज है उसका आप खंडन कैसे कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, और उसके अंदर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सही समय पे सही जानकारी लोगों के पास दे रहे हैं। आप अगर सिंदूर के दौरान देखें तो ये लड़ाई शुरू हुई थी कि हमने आतंकवाद के खिलाफ एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर ये पूरा नैरेटिव शिफ्ट होकर के भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों के ऊपर आ गया, और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो, शांति हो जाए दोनों के बीच, ये उस पर आ गया और मेन मुद्दा ही साइडलाइन हो गया। तो ये जो चीज है, जिसमें बहुत जरूरी था कि जो विश्व का दोहरा मापदंड है आतंकवाद को लेकर के, जिसको हाईलाइट करने की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हुआ थोड़ा। तो ये जो कंट्रोल ऑफ नैरेटिव है, ये भी बेहद जरूरी है। और आखिरी चीज कि हम डेटरेंस की बात करते हैं, सिंदूर को अगर आप देखें तो एक तरह से क्यूमुलेटिव डेटरेंस था ये, कि धीरे धीरे करके हमने बिल्टअप किया अपने डेटरेंस को। पहले हमने केवल सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर हमने एयर स्ट्राइक किया, आज हमने ये इनके इतने डेप्थ में 150, 200, 250 किलोमीटर तक जाकर के मार के आ गए। इस डेटरेंस को धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंप्लेंस में चेंज करने की जरूरत है, कि आप अपने एडवर्सरी को मजबूर करें इस बात के लिए कि वो अपना बर्ताव बदल ले। अगर आप एक तरह से देखें तो कश्मीर में जो हम काम कर रहे हैं वो उसी की तरफ इशारा करता है, राइट। लेकिन मिलिटरी तौर पे एसिमेट्री को आप इस तरह से बढ़ाएं, एसिमेट्री आप ऐसी डेवलप करें, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप इतना बढ़ा दें कि वो कुछ भी करने के पहले 2 बार सोचे। तो उसके लिए जरूरी है, जो अभी बिल्कुल सही रास्ते पे हम लोग जैसे चल रहे हैं, आत्मनिर्भरता का जो प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया है वो उस रास्ते पे ले जा रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसमें हम तेजी लाएं थोड़ा, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समय पे कंप्लीट हो।
उनकी समय सीमा तय करना बेहद जरूरी है। अब आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि हम 10 से 15 साल में किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। अब आपके पास जरूरी है कि आप समय रहते इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ताकि आपके जो जो एडवर्सरीज के साथ जो एसिमेट्री है उसको आप बढ़ाते जाए। और ये एक ही तरफ के लिए नहीं है, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स, नॉर्दर्न बॉर्डर्स सबके लिए एक तरह से लागू है। तो ये कुछ लेसन्स थे जो हम सिंदूर से, आज जब ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए और थिंकर्स के लिए ये लेसन्स निकल के आते हैं। जैसे हर लड़ाई कुछ सबक छोड़ के जाती है सर, आने वाले सालों के लिए, आपकी तैयारी के लिए, और आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। ये लड़ाई भी आने वाले सालों में काफी एनालिसिस और रिसर्च का विषय बन के रहेगी सर। और इसके ऊपर जो काफी हमारे शास्त्री हैं वो उसके ऊपर अपना रिसर्च करेंगे, और काफी मिलिट्री सर्कल्स में भी, मिलिट्री लीडर्स भी, बहुत सर्विस में और जो रिटायर्ड हैं, वेटरन्स, वो भी इसके ऊपर काफी एनालिसिस करेंगे सर, और उसको स्टडी करेंगे अच्छे से, ताकि इससे कुछ लेसन निकल के आ सकें जिससे हमें आगे की तैयारी के लिए सक्षम बना सके। इन विद्वानों को सर, इन मिलिट्री लीडर्स को अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या संदेश होगा? देखिए, मिलिट्री लीडर्स के लिए काफी कुछ था इसमें, जो समझने की, सीखने की, और आगे के लिए किस तरह से लड़ाई डेवलप होगी उसको समझने में उनको मदद मिले, उसके लिए काफी कुछ इस ऑपरेशन में था। जो सबसे पहली चीज है, जो हम हमेशा फौजी सर्कल में बात करते हैं, कि किसी भी ऑपरेशन के शुरू होने पे प्लान इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। जो आपने प्लान किया है, शायद उस तरह से ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, तो कंटिजेंसी के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। दूसरी चीज, दुश्मन का जो रिएक्शन होगा उसको आपको हमेशा फैक्टर करके चलना पड़ेगा। कभी उसको कम ना आके, उसको, उसकी काबिलियत को आप थोड़ा बढ़ा करके आंका करें, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाए। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी जिस तरह से लड़ाई के मैदान के स्वरूप को बदल रहा है, उसको समझने की जरूरत है। बिकॉज आज की डेट में क्या है, आज स्पेशली प्रेजेंट जनरेशन ऑफ मिलिट्री लीडर्स के लिए, कि जेस्टेशन पीरियड जो है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी का, वो शॉर्ट होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी आज आती है और कल वो पुरानी हो जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह आ जाती है। तो आपको फ्यूचरिस्टिक सोचने की जरूरत है। आज हमने ड्रोन वॉरफेयर की बात की है, ये क्या स्वरूप ले सकता है आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल बाद, ये आपको फैक्टर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट आ रहा है लड़ाई के ऊपर, वो आपको समझने की जरूरत है। अगली चीज है कि आप एडवर्सरी की कैपेबिलिटी को आंकें और उस हिसाब से अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, ताकि वो एसिमेट्री डेवलप होती जाए और वो गैप जो है दोनों की काबिलियत के अंदर, वो बढ़ता जाए। और आखिरी चीज है कि जब हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं, तो मिलिट्री को जो इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हमेशा एक फाइनाइट और लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि देश बढ़ता हुआ ये विकासशील देश है, हमें बहुत चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। तो एक फाइनाइट बजट ही उसके लिए अलॉट हो पाएगा। उसका हम किस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल कर पाते हैं, और जो हमारे प्लानिंग की जो सिस्टम है, जो हमारा जिस तरह से हम प्लान करते हैं, उसमें रेगुलर प्लानिंग के तहत कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट किया जाए। हम अपनी सोच को सही तरीके से समझा पाए उन लोगों को जो शायद यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे हैं जो फैसला लेने में के लिए सक्षम है, इसलिए उनके लिए वो जरूरी है। और इसमें मैं एक कोट विंस्टन चर्चिल का बताना चाहूंगा, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कभी बोला था, दैट दीज पीपल नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नन। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज टू बी टेकन इन द पॉजिटिव वे, कि आप जब समझाते हैं कि मुझे इस मिसाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपको ये समझाना पड़ेगा उनकी भाषा में कि ये क्यों जरूरी है हमारे, ताकि उसी हिसाब से रिसोर्स का एलोकेशन किया जा सके। अगर हम केवल मिलिट्री की भाषा में करेंगे तो शायद समझने में थोड़ी परेशानी आएगी। और सीनियर लीडरशिप स्ट्रेटेजिक लेवल पे थिंकिंग के लिए कि मिलिट्री पूरे के पूरे नैरेटिव में कैसे फिट होता है, कहां, और जो हमने मल्टी डोमेन एस्पेक्ट्स की बात की थी, उसमें मिलिट्री का कहां पे हम फिट होते हैं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक सीनियर लेवल लीडरशिप के लिए जरूरी है, जो आज शायद हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, केवल हमें थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की तुलना मैं करना चाहूंगा सर एक T20 मैच के साथ में, बिकॉज हमारी जनता उसके साथ ज्यादा रिलेट करती है वॉर के बरस पर। सर, जब ब्लैकआउट होता था, वो
4 दिनों की बात है जब ब्लैकआउट होता था और मैसेजेस आते थे कि इधर अटैक हो रहे हैं, इधर वो बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, तो दिल में दुख दुख सी होती थी। वो वैसी सिचुएशन थी जबकि सर 16 रन बचे हैं और आखिरी ओवर का आप सामना कर रहे हो। और जब वो खत्म हुआ एकदम से सर, तो एक हर्षोल्लास का वातावरण सा आ गया, जैसे कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और जीते, ऐसा लगा कि ऐसी फीलिंग आई कि शायद हम डकवर्थ लुइस मेथड से, डीएल मेथड से जीते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर की लड़ाई शुरू कैसे हुई, कैसे लड़ी गई और एकदम से कैसे खत्म हो गई। बारिश आई और उसके बाद में वी वर डिक्लेयर द विनर्स। शायद पाकिस्तान भी अपने आप को विनर्स ही डिक्लेयर करता है सर इस मामले में। और एक असमंजस सा लोगों के मन में आ गया सर कि ये आखिर लड़ाई एकाकार ऐसे खत्म क्यों हो गई। बहुत ही मजेदार लड़ाई थी सर, और बहुत जटिल थी, जिसको आपने अपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, सरल शब्दों में हम सबको समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको याद दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी लड़ाई का क्या प्रारूप निकलकर सामने आ रहा है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे वाले आने वाले सालों में। वैसे तो सर भगवान करे कि लड़ाई की नौबत ना आए, लेकिन अगर नौबत आती है तो किस तरह की लड़ाई है जिसे हम लोग देखेंगे, हम विटनेस करेंगे सर। तो आपसे मुलाकात होगी सर अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड मेकिंग एवरीबॉडी अवेयर एज टू व्हाट एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर वाज। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि नोशन ऑफ विक्ट्री की परिभाषा भी शायद बदल रही है। हम उसके बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी। हमारी इस श्रृंखला के आज के दूसरे एपिसोड में जहां हमने ऑप सिंदूर के बारे में चर्चा की, इससे मुझे 3 प्रमुख टेकअवेज नजर आते हैं। टेकअवे नंबर 1, प्रिसीजन इज द न्यू पावर। मॉडर्न वॉरफेयर अब फायर पावर से नहीं, माइंड पावर से जीता जाता है। Operation Sindoor proved that with real-time ISR, drones and AI-assisted strikes, India can deliver pinpoint impact without full-scale war. Controlled intensity, maximum effect. Number 2, technology plus tempo is equal to triumph. Speed और synergy यही modern battle के असली weapons हैं. The Air Force's deep strikes coordinated with Akash, BrahMos, S-400 systems showed how technology plus timing can give you tactical dominance. Decision latency कम और deterrence strong. और number 3, courage with restraint is the true leadership. Strength सिर्फ रोर करने में नहीं, कब strike करना है ये समझने में होती है। Operation Sindoor wasn't about escalation, it was about message control. It showed India's confidence to respond smartly, swiftly, and responsibly. Operation Sindoor सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था। A message that India will respond swiftly, precisely और अपने टर्म्स पर। यह था एक शॉर्ट, इंटेंस और कंट्रोल्ड ऑपरेशन, जहां करेज और टेक्नोलॉजी एक साथ चले। और जैसे ब्रिगेडियर मनोज मोहन ने कहा, यह ऑपरेशन एक डॉक्ट्रीन शिफ्ट था, फ्रॉम रिएक्टिव डिफेंस टू डिसाइसिव डेटरेंस। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ड्रोन्स, डीप स्ट्राइक्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम्स ने वॉरफेयर को रीडिफाइन ही कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा वेपन फिर भी वही था, क्या? लीडरशिप और इंटेंट। अगर आपको यह एपिसोड इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड इस स्पेशल सीरीज का होगा और भी फैसिनेटिंग। इंडियाज फ्यूचर वॉरफेयर मॉडल फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू एग्जीक्यूशन। मैं हूं टिप्सी वधावा, आपका होस्ट, और यह था ऑपरेशन सिंदूर, द वॉर ऑफ प्रिसिशन एंड पर्पस। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड एंड एज ऑलवेज से थोड़ा सा टिप्सी। जय हिंद।